सो हे पी स्क्वाड, वेलकम बैक टू फिजिकल एजुकेशन इंडिया। मेरा नाम है तेजस्वी श्रीवास्तव और आज हम लोग इस वीडियो में हमारी CUET UG फिजिकल एजुकेशन 321 कोर्स सीरीज फॉर LNIP BPED 4 इयर्स एंड इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट BSc इन हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन की इस सीरीज को आगे बढ़ाने वाले हैं। हमने 13 मई 2025 को जो आपका पेपर आया था इस साल का, उसके 25 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए थे। आज हम इस वीडियो में 25 जो हमारे क्वेश्चन या PYQs आप बोलो, उनको इन डिटेल हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। और सिर्फ ऐसे ही नहीं, मैं आपको इमेजेस के थ्रू भी जो भी चीज़ें बताने वाली होंगी वो भी मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा। अब आपको पता है क्योंकि आपका सिलेबस लास्ट ईयर चेंज हो गया था, यानी कि इस सेशन में 2025 में चेंज हुआ था, तो पेपर का जो लेवल है बहुत ज़्यादा आपका हाई हो गया है। बहुत ही इन डेप्थ क्वेश्चंस आने लगे हैं जो कि इसके पहले क्लास 12 के बच्चों के लिए नहीं देखे गए थे NTA की तरफ से, और इस बार भी चांसेस हैं कि पेपर का लेवल आपका बढ़ेगा। इसीलिए आप लोग के लिए इस बार हम लोग बहुत टाइमली हमारी जो क्लासेस होती हैं, जो हम लोग जनरली जनवरी में शुरू करते थे, वो हम लोग दिसंबर में स्टार्ट करें, क्योंकि इस बार आपके सिलेबस को कवर करने के लिए हमें टाइम चाहिए और आपको भी समझने के लिए टाइम चाहिए होगा। और जैसा कि आपको पता है कि हम लोग क्लास 12 के जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो बोर्ड का एग्जाम्स दे रहे हैं, उन लोगों के लिए एक स्पेशल ऑफर भी रखते हैं कि हम लोग जब सेकंड बैच करते हैं तो आप उसमें भी ऑटोमेटिकली एनरोल्ड रहते हो। तो इसीलिए हमारा जो बैच है 15 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। अगर आपका अभी बोर्ड्स के एग्जाम्स हैं, बिल्कुल टेंशन मत लो, बैच को ज्वाइन कर लो। जब हम दोबारा से इस बैच को कंटिन्यू करेंगे तो आपके लिए भी ये दोबारा से कंटिन्यू हो जाएगा, आपको किसी नए बैच को लेने की जरूरत नहीं है। यानी कि एक ही बैच में आपको दो फायदे यहाँ पे मिलने वाले हैं। जो बच्चे 12th के नहीं है या फिर अभी आप पढ़ना चाहते हो 12th में रहते हुए, तो आप अभी भी पढ़ सकते हो। बोर्ड्स के बाद हम दोबारा इन सारी चीज़ों को डिटेल में पढ़ाएंगे, तो आप दोबारा से भी उसको पढ़ सकते हो। तो एज अ रिवीजन भी, या फिर जो लोग उस टाइम पढ़ेंगे उन लोग के लिए भी पढ़ाई वहाँ पे हो जाएगी। तो 15 दिसंबर से हमारा ये बैच स्टार्ट हो रहा है। कैसे आपको ज्वाइन करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया हुआ है, प्ले स्टोर ऐप स्टोर दोनों का, वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाओ, कोर्स में जाओ। ऑल कोर्सेज में जाओगे तो आपको CUET UG का ये वाला कोर्स मिलेगा, इसको जाके परचेस कर सकते हो। और नहीं तो उसके पहले आप जाके जो भी हमने आपके लिए फ्री कंटेंट डाला है, फ्री टेस्ट पड़े हुए हैं, इवन जो मैं आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रहा हूँ वो भी मैं वहाँ पे अपलोड करूँगा। कोई अगर डेमो क्लासेस होंगी तो आपको वहीं पे मिलेंगी, तो जाके टाइमली इस कोर्स को ज्वाइन कर लो। और ये जो पूरी लिस्ट है, ये हमारे साल 2025 के सिलेक्टेड बच्चे हैं, बस इस लिस्ट में भी शामिल हो जाओ। इन सब ने हमारे ऊपर भरोसा किया और फाइनली ये लोग अपने फेवरेट इंस्टीट्यूट्स में आज आराम से बैठे हैं और वहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं और वहाँ का खाना खा के रेस्ट कर रहे हैं। तो इसी लिस्ट में आप भी शामिल हो जाओ। भरोसा करो, इस बार आपको गाइडेंस की ज़रूरत है और आपको गाइडेंस यहाँ पे मिलेगी। चलो फटाफट शुरू करते हैं, बहुत हो गई बातें। आप लोग चाहो तो इन क्वेश्चंस को नोट कर सकते हो ताकि आपको बार बार पढ़ने में हेल्प करे। अदरवाइज ये वीडियो आपके लिए अवेलेबल रहेगा, और क्लासेस में जब हम लोग टॉपिक्स पढ़ेंगे उसके बाद भी मैं इन PYQs को दोबारा से आपको सॉल्व कराऊंगा, ताकि आपके दिमाग में कनेक्शन बैठ सके कि किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। चलो फटाफट शुरू करेंगे। तो ये क्वेश्चन है आपका 26 क्वेश्चन है ये। इसके पहले के जो 25 क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने आपको बताया, हम पहले कवर कर चुके हैं, तो उस वीडियो को भी जरूर देख लेना, क्योंकि वो क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इंपॉर्टेंट टॉपिक से यूनिट से क्वेश्चन है। चलो, The National Anti-Doping Agency (NADA) is the national organization responsible for promoting, coordinating and monitoring the doping। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि नाडा क्या होती है। ठीक है, हिंदी में भी मैं दिखा देता हूँ। जो लोग हिंदी में रीड करना चाहते हो, वीडियो को पॉज करके रीड कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो देखो नाडा क्या है। नाडा है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। ये हमारी इंडिया की एक एजेंसी है। अब नाडा से उसका पर्पस पूछा गया तो उसका ईयर पूछ सकते हैं। तो जो नाडा है ये साल 2005 में स्टैब्लिश हुई थी हमारी कंट्री के लिए। ठीक है, नाडा का बेसिकली काम क्या है कि हमारी कंट्री में डोपिंग को रोकना, प्लेयर्स को अवेयर करना, इसके नुकसान के बारे में बताना, इन सारी चीज़ों के ऊपर नाडा हमारी काम करती है। अब नाडा जो बेसिकली है, ये किसके अंडर काम करती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, जो कि हमारे पूरे स्पोर्ट्स की देखभाल करती है गवर्नमेंट के अंदर, वो इसको भी कंट्रोल करती है। इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, तो नाडा का जो हेडक्वार्टर्स है ये आपका JLN स्टेडियम, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है। ठीक है, तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपको नाडा के बारे में पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन को जो आंसर है, देखो नंबर 1 नहीं हो सकता, क्यों, कंट्रोल प्रोग्राम एंड डेवलपमेंट ड्रग। तो भाई ड्रग तो नहीं डेवलप करेगी तो गलत चीज़ है, और उसका इंप्लीमेंटेशन क्यों बताएगी, तो गलत है। कंट्रोल प्रोग्राम इन इंटरनेशनल कंट्रीज, इंटरनेशनल नहीं होगा, ओनली नेशनल। इंटरनेशनल वर्कशॉप्स, बिल्कुल नहीं, ओनली नेशनल। तो सही आंसर जो है इसका है कंट्रोल प्रोग्राम इन स्पोर्ट्स इन ऑल इट्स फॉर्म इन द कंट्री। कंट्री के अंदर ये सारी चीज़ें करती है। अच्छा, अब अगर आपसे नाडा के बारे में पूछ लिया गया है तो आपसे वर्ल्ड की जो एजेंसी है वो भी पूछी जा सकती है। तो जो वर्ल्ड की एजेंसी है उसका नाम है वाडा। इसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। ये कब आई थी, ये आपकी 1999 में आई थी। वाडा का क्या काम है, वाडा का काम है पूरी दुनिया में डोपिंग की अवेयरनेस फैलाना और प्लेयर्स को ये करने से रोकना। डोपिंग आपको पता है क्या होती है, गलत तरीका होता है जहां पे हम दवाइयों का या ड्रग्स का यूज करते हैं अपनी परफॉर्मेंस को टेम्पररी बढ़ाने के लिए। अभी जरूर आपने डोपिंग वर्ड सुना होगा, बाकी क्लासेस में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि ब्लड डोपिंग क्या होती है, कितनी तरीके से हम लोग इंजेक्शन से डोपिंग कर सकते हैं, XYZ। ठीक है, तो वाडा जो है ये पूरी दुनिया में रूल्स को इंप्लीमेंट करती है, गाइड करती है। और जैसे नाडा है जो कि इंडिया की एजेंसी है, ये वाडा की बातों को इंडिया के अंदर इंप्लीमेंट करती है, फिर लोगों को अवेयर करती है। ऐसी हर कंट्री की अपनी अपनी एसोसिएशन होती है, तो वो वाडा की चीज़ों को अपनी अपनी कंट्री में इंप्लीमेंट करते हैं। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है,
वाडा नाडा का क्वेश्चन आएगा तो आप सॉल्व कर पाओगे, हिंदी वाला है, देख लो इसको। चलो इजी क्वेश्चन है वाला। अरेंज द फॉलोइंग कोर्सेज इन सीक्वेंशियल ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू देयर ड्यूरेशन फ्रॉम मैक्सिमम टू मिनिमम। यहाँ पे आपको ये 4 कोर्सेज के नाम दिए हैं और आपसे बोला है कि इनके जो ड्यूरेशन होते हैं, तो मैक्सिमम ड्यूरेशन किस में होता है और मिनिमम किस में होता है, उसके हिसाब से अरेंज करो। अब देखो, अगर आपको पता है कि बैचलर्स डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन, तो आप लोग LNIP जा रहे हो, आप लोग इसी कोर्स के लिए जा रहे हो, तो ये आपकी कितने साल की होती है? ये आपकी 4 ईयर्स की होती है, ठीक है, तो ये हमें पता है। फिर इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि मास्टर्स डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन जो MPED होता है, ये आपका 2 ईयर्स का होता है। इस कोर्स को हम कब कर सकते हैं? या तो हमारे पास BPED हो 2 साल की, या तो BPED हो 4 साल की, या फिर BSc इन हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन जिसके लिए आप IGI जाने वाले हो, वो भी अगर आप कर रहे रहोगे तो आप MPED में अप्लाई कर सकते हो, तो ये 2 साल की है। सर्टिफिकेट कोर्सेज जो होते हैं ना, ये आपके अलग अलग टाइम के हो सकते हैं। ये आपका 1 वीक का भी सर्टिफिकेट कोर्स हो सकता है, ये 4 वीक के भी सर्टिफिकेट कोर्स हो सकते हैं, है ना, ये आपके 8 वीक्स के भी हो सकते हैं। अलग अलग दिन के आपके सर्टिफिकेट कोर्सेज हो सकते हैं। और जो डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग होता है, आपने साई में सुना होगा कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो डिप्लोमा कोर्सेज कराता है, तो वो आपका 1 साल का प्रॉपर ये कोर्स रहता है। अब अगर आप इसको अरेंज करोगे तो देखो, सबसे ज़्यादा आपका हो गया BPED, तो BPED सबसे पहले डाल लो D। देखो D सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो सीधे सीधे आपको सारे ऑप्शंस काट देने हैं, बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। चेक कर लो, D सबसे पहले बिल्कुल। फिर आपका 2 साल MPED आएगा, बिल्कुल यहाँ पे MPED दिया हुआ है। फिर आपका C आएगा, यानी कि डिप्लोमा जो 3 साल का है। और फिर 1 वीक, 4 वीक, 8 वीक, 1 महीना, 2 महीने के जितने का भी सर्टिफिकेट कोर्स है, ये आपका लास्ट में आ जाएगा। तो DAC भी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो, हिंदी वाला है, हिंदी में फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, आप लोग नोट कर सकते हो। बाकी ये जो पूरा पेपर है ये मैं अपलोड कर दूंगा क्लासेस में ही, तो आप इसको फ्री में जाके डाउनलोड कर सकते हो अपने फ़ोन में, ठीक है। बस उसके लिए आपको ऐप को डाउनलोड करना होगा, साइन अप करना होगा, सारी कंटेंट आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर इन इंडिया। अब ये टॉपिक इतना ज़्यादा ईजी है ना, अभी मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। और मैंने बहुत डिटेल में इसको लास्ट ईयर बच्चों को इसलिए पढ़ाया था ताकि आपको पता है मुझे कि इससे क्वेश्चन आना ही आना, और इस बार भी आपके पेपर में 200% क्वेश्चन तो इससे आना ही आना है। तो इसको अभी थोड़ा सा देख लो, कौन सा होता है हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर। हमारे कंट्री में बहुत सारे स्पोर्टिंग ऑनर्स मिलते हैं, तो जिसमें हाईएस्ट कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर है दैट इज मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। इसके बारे में थोड़ी सी मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ। एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि कब शुरू हुआ था, तो ये 1991 में शुरू हुआ था। पहले इस अवार्ड का नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड नहीं था, पहले इसका नाम क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। तो 1991 में जब ये अवार्ड शुरू हुआ था तब इसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था, लेकिन साल 2021 में इसका नाम चेंज होकर क्या हो गया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपके पेपर में पूछा जाता है कि बताओ मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कब शुरू हुआ था, तो आप 2021 नहीं बोलोगे, आप 1991 ही बोलोगे। अगर आपसे पूछा गया कि नाम कब चेंज हुआ था, तब 2021 आप जवाब दोगे, लेकिन कब शुरू हुआ था तो आप वही डेट बताओगे जिस पे राजीव गांधी स्टार्ट हुआ था, क्योंकि सिर्फ नाम चेंज हुआ है, अवार्ड वही है। तो 1991 आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये आपका हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर हो गया इंडिया में, जो सबसे बड़ी बात होती है इसको जीतना। फिर नेक्स्ट जो आपका सेकंड हाईएस्ट ऑनरिंग अवार्ड होता है वो आपका होता है अर्जुन अवार्ड, और ये कब आया था? ये आपका 1961 में आया था। तो मैं यहाँ पे देखो ईयर्स भी बताता जा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ी सी चीजें समझ में आ जाए। फिर द्रोणाचार्य अवार्ड जो होता है ये मिलता है हमारे कोचेस को, उन कोचेस को जो कि अच्छे एथलीट्स प्रोड्यूस करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। ये आपका कब आया था? 1985 में ये आपका आया था, ठीक है। फोर्थ आपका है रानी लक्ष्मी अवार्ड। ये जनरली बोला जाता है कि 2015 में आया था, लेकिन ये स्टेट्स अवार्ड होते हैं, ये नेशनल अवार्ड्स नहीं होते हैं। तो ये अलग अलग ईयर में भी अलग अलग स्टेट्स में आ सकते हैं। जनरली यूपी में इसके बाद ज़्यादा होती है, यूपी में इसके बारे में बात होती है, बट ये जो अवार्ड है ये स्टेट अवार्ड है, तो इसको हम लोग इनमें काउंट नहीं करेंगे। तो आई होप आपको ये चीज़ अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलो अब मैं आपको कुछ और अवार्ड्स भी दिखाता हूँ। ये देखो, ये आपके अवार्ड्स हैं। ये देखो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है, इसी का नाम चेंज होकर क्या हो गया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड अब ये हो गया, ठीक है। तो ये हमने बता दिया, या बात कर लिया हमने, 1991 में आया था। अर्जुन अवार्ड हमने देख लिया कब आया था? 1961 में आया था। 1 मिनट, आपको विजिबल है बिल्कुल, ठीक है। फिर द्रोणाचार्य अवार्ड हमने देख लिया, किसको मिलता है? जो कि गुरुओं को मिलता है, यानी कि हमारे कोचेस को मिलता है, 1985। अब देखो यहाँ पे एक है ध्यानचंद अवार्ड। ध्यान रखना, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड और ध्यानचंद अवार्ड दोनों अलग अलग हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड का नाम इसके बाद चेंज हो गया था। ये जो ध्यानचंद अवार्ड है ये अलग पूरा अवार्ड है, और ये साल 2002 में आया था, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 1991, ध्यानचंद अवार्ड 2002, ठीक है। फिर ये आपका है राष्ट्र खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, ये आपका 2009 में आया था, ठीक है। इनके बारे में डिटेल में हम क्लासेस में पढ़ने वाले हैं, तो बिल्कुल टेंशन मत लेना। अभी मैं बस आपको आइडिया दे रहा हूँ कि ये स्पोर्टिंग ऑनर्स है जिनके आपके क्वेश्चंस बनते हैं। मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी सबसे पुराना अवार्ड है, 1956 में आया था। और ये किसको मिलती है? जो यूनिवर्सिटीज टॉप करती हैं साल में, जो सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी होती है इन मेडल टैली, उनको मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी अवार्ड मिलता है, ठीक है। और फिर ये आपका टेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड है, इसके बारे में भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। ये भी आपका 2000 के अराउंड लोगों को मिलना शुरू हुआ था, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में हम स्टडी करेंगे क्लासेस में। अभी बस आपको कुछ बेसिक जानकारी जो मुझे देनी थी वो आप समझ जाओ। ये हिंदी में भी है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो।
चलो देखो, क्यों मैंने बोला था, सेम क्वेश्चन, सेम टॉपिक से, सेम ऑप्शंस और सेम आंसर भी है, इसका कुछ अलग नहीं है। अगर आप मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड लास्ट ईयर पढ़ के गए थे क्लासेस में हमारी, तो आपके 2 क्वेश्चन देखो फ्री में ठीक हो रहे थे। अ कैश प्राइज ऑफ 25 लाख रुपीज इज गिवन विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड, सीधे सीधे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। क्यों? क्योंकि अर्जुन अवार्ड में 15 लाख मिलता है, द्रोणाचार्य अवार्ड में भी 15 लाख मिलता है, और कहा जाता है कि रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड में भी 15 लाख मिलता है, लेकिन ये स्टेट, क्योंकि स्टेट अवार्ड है तो हर स्टेट के हिसाब से डिपेंड करता है। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड में ही आपका 25 लाख रुपए जो है यहाँ पे मिलता है। डिटेल में हम क्लासेस में पढ़ेंगे कि ट्रॉफी कितनी मिलती है, कपड़े मिलते हैं और क्या क्या मिलता है, ये सारी चीज़ें हम क्लासेस में देखेंगे। ठीक है, चलो आई होप आपको ये चीज़ें इतनी समझ में आ रही होंगी और आप समझ पा रहे होगे कि आपका पेपर किस तरीके से फ्रेम होता है। ठीक है, ये हिंदी में है, आप देख सकते हो। चलो, डैश प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन 2017-18 टू इंप्रूव इंडिया स्पोर्ट्स कल्चर एट ग्रास रूट लेवल. इट इंक्लूड्स टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, कंपटीशंस, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. दिस प्रोग्राम ऑल्सो एम्फसाइजेस ट्रेडिशनल इंडियन गेम्स. कौन सा वो था? 5 सेकंड का टाइम लो, तब तक ये हिंदी वाले जो आप इसको रीड कर सकते हो पॉज करके या स्क्रीनशॉट ले लो। इसका जो आंसर है दैट इज खेलो इंडिया गेम्स। ठीक है, खेलो इंडिया ये जो इवेंट था आपको याद होगा, आपको पता होगा कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स होते हैं, जब आप यूनिवर्सिटी में आ जाओगे तो पार्टिसिपेट करोगे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स अब होते हैं, जो पहले खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के नाम से थे। खेलो इंडिया विंटर गेम्स होते हैं, पैरा खेलो इंडिया गेम्स होते हैं। ये सारे गेम्स जो होते हैं खेलो इंडिया के अंदर ही आते हैं। 2017 में आपका खेलो इंडिया ही स्टार्ट हुआ था, और अगर आपको याद हो तो सबसे पहले न्यू दिल्ली में अनाउंस हुआ था क्या? खेलो इंडिया स्कूल गेम्स, जिसको अब हम लोग यूथ गेम्स के नाम से जानते हैं, लेकिन वो उस समय स्कूल गेम्स के नाम से अनाउंस हुआ था। फिर से सेम चीज, अगर आपसे पूछा जाए कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स कब स्टार्ट हुए थे, तो आप 2017-18 ही बोलोगे। ठीक है, जनरली ये जो गेम्स थे ये जनवरी में हुए थे 2018 में, लेकिन हम इसको 2017 के नाम से ही समझते हैं। ठीक है, बाकी डिटेल में मैं आपको इनके बारे में बताऊंगा। नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसीज जो थी ना, ये हमारी बहुत सारी स्पोर्ट्स पॉलिसीज आई हैं, लेकिन 2001 में बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी आई, और अभी अभी रिसेंटली 2025 में हमारी भारत खेल नीति आई है। ठीक है, या सॉरी खेलो भारत नीति आई है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज्यादा है। फिट इंडिया मूवमेंट आपने सुना होगा, ये 2019 में आया था। ठीक है, और फिट इंडिया मूवमेंट आपने सुना होगा, ये हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने स्टार्ट किया था, इसलिए कि हर घर में डेली बेसिस में अवेयरनेस होनी चाहिए फिटनेस की, है कि आपको एक्सरसाइज की, फिटनेस की, इन सब की अवेयरनेस आपको होनी चाहिए। इसलिए आपने सुना होगा फिट इंडिया मूवमेंट चल रहा है, अलग अलग जगह एक्सरसाइजेस चल रही हैं, योगास चल रहे हैं, तो ये इसी के अंडर आपका होता था। और नेशनल स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन क्या होती हैं? हमारी जो स्पोर्ट्स के ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे क्रिकेट है, हमारी नेशनल स्पोर्ट्स क्या ऑर्गेनाइजेशन है? BCCI है। टेबल टेनिस उसका TTFI है। तो ये इन सब के बारे में बात करता है, हालांकि इसका इससे कोई मतलब नहीं था। ठीक है, तो सही आंसर आपका क्या है? खेलो इंडिया गेम्स। ठीक है, बाकी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि खेलो इंडिया गेम्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे, बाकी सारे गेम्स कब कब शुरू हुए, ये इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। चलो, इजी क्वेश्चन है। ऑल टीचिंग कोर्सेज इन इंडिया शुड बी स्पेशली और रिकॉग्नाइज्ड बाय डैश टू बी वैलिड इन इंडिया फॉर टीचिंग। अब आपको कभी भी बात आती है टीचिंग कोर्सेज से, तो आपको पता होना चाहिए कि NCTE, नेशनल काउंसिल्स फॉर टीचर एजुकेशन, ये जो आपका है, ये आपका कोर्सेज को मैनेज करती है इंडिया के अंदर। यानी कि आप जो भी BPED के, MPED के कोर्स करते हो, या फिर इवन BEd और MEd के जो कोर्स होते हैं, जो हमारे टीचिंग कोर्सेज होते हैं, जिन कोर्सेज को करने के बाद आप टीचर बन सकते हो, इनको NCTE मैनेज करती है। ठीक है, बाकी जैसे टेक्निकल एजुकेशन वाले हो गए तो उसके लिए AICTE होता है, वो अलग बॉडी होती है। हमारे लिए क्या होती है? NCT। इंपॉर्टेंट क्या है कि ये कब आई थी? 1995 में आपकी ये NCT आई थी। कोशिश करना कि आप इसी वीडियो से इन चीज़ों को याद करो, ताकि जब आप हमारे पास क्लासेस में आओगे ना, तो क्योंकि आपको ये बेसिक चीज़ें पता होंगी, तो आपको बहुत आनंद आएगा पढ़ाई करने में, क्योंकि आप पहले से थोड़े से नॉलेजेबल होगे लोगों से। ठीक है, तो NCT आपकी आई थी 1995 में। अब UGC क्या है? UGC है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। तो जो आपके जितने भी एग्जाम्स होते हैं, जो PhD जो रिसर्च करते हैं हम लोग मास्टर्स में, मास्टर्स के बाद, ये सारी चीज़ें जो होती है, ये हमारी UGC मैनेज करती है। ठीक है, ये कब आई थी? ये आपकी आई थी 1956 में। ये वैसे 1953 में स्टैब्लिश हो गई थी, लेकिन 3 साल बाद ये प्रॉपरली एज एन ऑटोनॉमस बॉडी, यानी कि ये अपने डिसीजंस ले सकती थी, ये 1956 में। फिर देखो आपका है NTA, आप जिसमें एग्जाम दोगे ना, जो आपका एग्जाम कराएगा NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये आपकी आई थी साल 2017 में। ठीक है, ये क्या करती है? ये इंडिया के अलग अलग नेशनल एग्जाम्स कराती है। ठीक है, IIT के, JEE के एग्जाम्स हो गए, और भी कुछ एग्जाम्स मैंने देखे थे, UGC नेट के जो एग्जाम्स होते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, और आपके जो एग्जाम हो रहे हैं, ये सब आपका NTA कराता है। देन CBSE, सबको पता होगा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ये आपका 1952 में आया था, और ये जनरली आपके स्कूल स्टडीज को मैनेज करता है। तो आपका सही आंसर यहाँ पे होगा NCTE, तो इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो हिंदी में रीड कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, हालांकि पेपर आपको मिल जाएगा ये वाला, तो आपको जरूरत टेंशन नहीं है,
ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ डैश इज डन बाय द टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजिंग एजेंसी इन कंसल्टेशन विद द कंसर्न्ड रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन। आपसे क्या बोल रहा है, हिंदी में एक बार रीड करो समझ में आएगा। आपसे बोल रहा है कि संबंधित मान्यता प्राप्त खेल संगठन के परामर्श से टूर्नामेंट आयोजन एजेंसी द्वारा डैश की नियुक्ति की जाती है। यानी कि जहां पे टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है वो लोग उसकी मदद से किसको हायर करने की या फिर किसको काम में लाने की बात करते हैं। तो इसका जो आंसर होगा दैट इज स्पोर्ट्स अंपायर। जो आपके अंपायर्स होते हैं यानी कि जिनको हम लोग जनरली ऑफिशियल्स के नाम से जानते हैं, इनको हम लोग कब बुलाते हैं? अपॉइंटमेंट ऑफ अंपायर्स इज डन बाय द टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजिंग एजेंसी। जो भी एजेंसी आपका टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करा रही है इन कंसल्टेशन विद द कंसर्न रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा नहीं है भाई कि अगर आपका कहीं पे मानो कि एथलेटिक्स का टूर्नामेंट हो रहा है, ठीक है, कोई स्टेट लेवल का या फिर अच्छे लेवल का एथलेटिक्स का टूर्नामेंट हो रहा है, मानो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हो रहे हैं, ठीक है, क्या यूजी आपको पता होगा, ये अभी राजस्थान में चल रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि राजस्थान एजेंसी अपने मन से अंपायर्स को अलॉट कर देगी गेम्स में, नहीं। राजस्थान ने जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन कमेटी है, जो राजस्थान स्पोर्ट्स बोर्ड होगा या जो भी होंगे, उन्होंने हर गेम की, एथलेटिक्स की जो हमारी स्पोर्ट्स बॉडी है इंडिया की, उससे फुटबॉल हो रहा होगा तो उसकी स्पोर्ट्स बॉडी, टेबल टेनिस हो रहा है तो उनकी स्पोर्ट्स बॉडी, उनसे कंसर्न करके अंपायर्स को बुलाया होगा। यानी कि उन कमिटीज़ ने, जो हमारी स्पोर्ट्स बॉडीज़ हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने अपनी तरफ से अपने बेस्ट अंपायर्स को इसके लिए भेजा होगा। तो ये जो सिलेक्शन होता है ये ऑर्गेनाइजिंग कमेटी अपने मन से नहीं कर सकती, इनको स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन से बात करने के लिए अंपायर्स बुलाने होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्पोर्ट्स अंपायर, ठीक है। चलो इन सब चीज़ों का ध्यान देना, ऐसे क्वेश्चन देखो आपके बनते हैं। चलो ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझने का है, फटाफट मैं आपको समझा देता हूँ। 4 ऑप्शन है, पर्सनालिटी, एग्रेशन एंड साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जिनको पता नहीं है कि क्या होता है अभी समझाऊंगा, सब समझ में आ जाएगा। हॉस्टाइल एग्रेशन, इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन, इंट्रिंसिक मोटिवेशन और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, ठीक है। मोटिवेशन आपको पता होगा, हिंदी में हम इसको क्या बोलेंगे? प्रेरणा। इंट्रिंसिक का मतलब होता है इंटरनल, अंदर से हमारे जो प्रेरणा आती है, हमारे अंदर से जो मोटिवेशन आता है किसी काम को करने का, उसको हम क्या बोलेंगे? इंटरनल मोटिवेशन बोलेंगे। यानी कि मैं इंडिया के लिए खेलना चाहता हूँ, मैं चाहता हूं कि इंडिया के लिए मैं पोडियम पे खड़ा हूं, मैं चाहता हूं कि मुझे मेडल मिले। ये क्या है? ये सब इंट्रिंसिक मोटिवेशन है जो मेरे अंदर से आ रहा है। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन यानी कि बाहरी मोटिवेशन क्या होता है? कि मुझे कोई तारीफ कर दे, मुझे कोई प्राइज दे दे, अच्छा उस टूर्नामेंट में 50,000 कैश प्राइज है, चलो मैं खेलने चलता हूँ, अच्छा वो टूर्नामेंट खेलूंगा तो मैं कैप्टन बन जाऊंगा, अच्छा परफॉर्म करूंगा। तो ये क्या है? ये सब एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, यानी कि बाहर से जिन चीज़ों से हमें प्रेरणा मिल रही है वो हमारा एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होता है। अब एग्रेशन देखो क्या होता है? हॉस्टाइल एग्रेशन और इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन। एक और होता है इसके साथ, असर्टिव एग्रेशन या असर्टिव बिहेवियर, उसको मैं आपको क्लासेस में समझाऊंगा। यहाँ पे देखो हॉस्टाइल एग्रेशन क्या है? हॉस्टाइल का मतलब आपको पता होना चाहिए, हॉस्टाइल का मतलब होता है जो बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव हो जाए कोई। तो हॉस्टाइल एग्रेशन का मतलब होता है कि जब आप जानबूझ के अपने सामने वाले को चोट पहुंचाते हो, मेंटली भी पहुंचा सकते हो कि उसको कुछ गलत बोल दो, उसकी कोई प्रॉब्लम हो, कोई इश्यूज उसको हो, तो आप उसके बारे में उसको बोलना शुरू कर दो, तो वो परेशान हो सकता है, हर्ट हो सकता है, या फिर आप फिजिकली भी उसको चोट पहुंचाओगे तो वो हॉस्टाइल एग्रेशन के अंदर होगा। यहाँ पे एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल को जानबूझ के चोट पहुंचाता है। इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन क्या होता है कि भाई यहाँ पे फिजिकल कॉन्टैक्ट होता है, लेकिन वो फिजिकल कॉन्टैक्ट किसी को चोट पहुंचाने के लिए नहीं होता, बल्कि गेम की या फिर सिचुएशन की डिमांड होती है कि आप इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन करो। मतलब कि बेसिक, अगर आप कोई फिजिकली किसी को टच भी कर रहे हो या फिर फिजिकली किसी के कॉन्टैक्ट में जा रहे हो, तो वो आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप उस गेम को जीतना चाहते हो। इसके क्या एग्जाम्पल्स हो गए? इसका एग्जाम्पल आप सोच सकते हो, बॉक्सिंग। भाई एक बॉक्सर को दूसरे बॉक्सर को मारना तो पड़ता है ना, नाक वाक भी टूटती है, लेकिन वो क्यों ऐसा कर रहा है? क्योंकि उसको उस गेम को जीतना है, चोट पहुंचाना उसका उद्देश्य नहीं है। या फिर जूडो, उठा पटक होगी, सामने वाले को चोट लग सकती है, लेकिन जरूरी है भाई, जूडो की डिमांड ही है कि आपको एग्रेशन शो करके सामने वाले को थोड़ा सा उठक पटक करना पड़ेगा। हॉस्टाइल एग्रेशन का अगर मैं एग्जांपल दे दूं तो क्रिकेट में होता है ना, बाउंसर फेंकते हैं बॉलर्स, जब वो चाहते हैं कि सामने वाले को चोट लगे लगे, उसके हेलमेट पे बॉल लगे और उसको चोट लग जाए, तो ये क्या हो गया? ये आपका हॉस्टाइल एग्रेशन हो गया। फुटबॉल में टैकल करते हैं जानबूझ के, इमेज दिखाता हूँ, ये देखो, ये क्या है? ये इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन तो है नहीं, ये तो आप जानबूझ के करो, सामने वाले को चोट पहुंचा रहे हो। वैसे ही देखो भाई का सर कितना शाइनी है, कितना एकदम हार्ड सा है, तगड़ा सा, हड्डी एकदम मजबूत है, बाल भी नहीं है, सॉफ्ट, मारा उसने चेस्ट पे, इसको क्या होगी? इसको चोट लगेगी। ये क्या है? ये हॉस्टाइल एग्रेशन है कि आप जानबूझ के ऐसा कर रहे हो, या तो आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो, गुस्सा हो, हारने वाले हो, तो आपने सामने वाले को दे ले चोट। और ये देखो एग्जाम्पल आपका बॉक्सिंग का हो गया इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन का, कि भाई आपको सामने वाले को हिट करना ही पड़ेगा, तभी आप पॉइंट जीतोगे, है ना। तो देखो क्या हो गया? एग्रेसिव बिहेवियर यूज टू अटेन नॉन एग्रेसिव गोल्स लाइक विनिंग। तो नॉन एग्रेसिव गोल्स है, तो इसका क्या हो गया? इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन। एग्रेशन इज इन्फ्लिक्टिंग और कॉजिंग हार्म फिजिकली और साइकोलॉजिकली ऑन समवन एल्स। आप सामने वाले को चोट पहुंचा रहे हो, तो ये हो गया ए का 2। एक बार मैं हिंदी में दिखा देता हूँ, हिंदी वाले आप लोग चाहो तो इसको एक बार रोक के सॉल्व कर सकते हो खुद भी, ठीक है। चलो, इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो अंदर से आता है,
ड्राइविंग फोर्स टू परस्यू एन एक्शन फॉर फन, जॉय एंड सेटिस्फैक्शन, ड्राइविंग फोर्स टू परस्यू एक्शन फॉर रिवॉर्ड, मनी, प्रमोशन और प्रेस। क्या हो गया, ये एक्सटर्नल हो गया ना, पैसा बाहर से मिलेगा, रिवॉर्ड बाहर से मिलेगा, प्रमोशन और तारीफ बाहर से मिलेगी, तो ये क्या हो गया एक्सट्रिंसिक, और ये क्या हो गया इंट्रिंसिक। आंसर देख लो, ए का 2 बी का 1, ए का 2 दो में है तो ये काटो, ए का 2 बी का 1 दोनों में है, ठीक है। सी का हमने देखा क्या होगा 3, सी का 3 और डी का 4, तो ए का 2 आपका यहाँ, सॉरी 2 जो है आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। चलो, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें तो आप इन्हीं पेपर से समझ लोगे। देखो ये भी एक क्वेश्चन है, इसको मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ और इसको कैसे सॉल्व करना होता है बहुत आसान भाषा में दिखाता हूँ। पहले हिंदी वाला देख लो, ठीक है, हिंदी वाले रोक के आप रीड कर सकते हो इसको। देखो बहुत सिंपल सा है, इसमें आपको इसमें टर्म्स मिल जाएंगे, हालांकि ये मैं बहुत अच्छी तरीके से इस बार पढ़ाऊंगा क्योंकि ये क्वेश्चंस कुछ एक्स्ट्रा आए थे पिछली बार, और इस बार मैं डिटेल में आपको ये और इसके बाकी चीज़ें जो होंगे वो पढ़ाऊंगा। देखो इसमें सबसे इजी जो आपको हो सकता था इंसेंटिव्स एंड रिवॉर्ड्स, ठीक है। क्या मतलब है कि आपको कोई रिवॉर्ड मिलना है, आपको कोई प्राइज मिलना है, तो इसका जो आंसर होता है वो आपका देखो होता एन अप्रोच दैट ड्राइव्स टुवर्ड्स एन एक्शन टू मेंटेन वर्क इफेक्टिवली एज मोटिवेशनल फोर्स। अभी हमने देखा था ना एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, तो ये भी देखो आपका एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है, इंसेंटिव मिल रहा है, प्रमोशन मिल रहा है, तारीफ मिल रही है, पैसे मिल रहे हैं, रिवॉर्ड मिल रहा है, ये क्या है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है, तो ये आपको बाहर से मिल रहा है। फॉर एथलीट्स टू परस्यू स्पोर्ट्स विद कंसिस्टेंसी एंड कंटिन्यूटी, तो इसका आंसर हो जाता आपका ए का 2। ए का 2 अगर होता तो देखो ये कट जाता और ये कट जाता, दो ऑप्शन अब आपको देखना था, ठीक है। अब देखो एक ऑप्शन बहुत इजी दिखाता हूं, क्वालिटी सपोर्ट एंड फैसिलिटेशन, ठीक है। इसमें देखो फैसिलिटेशन दिख रहा है, और अगर आप इसमें रीड करोगे ऑप्शन नंबर 1, एन अप्रोच दैट मोटिवेट्स द एक्शन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द अमाउंट ऑफ फैसिलिटेशन मेड अवेलेबल। देखो यहाँ पे सामने सामने वर्ड ही इन्होंने लिख दिया, कुछ नहीं करना था, सिर्फ ध्यान से इसको रीड करना था। सी का तो देखो 1 हो गया, फैसिलिटेशन फॉर एथलीट्स इफ द क्वालिटी ऑफ सपोर्ट, देखो क्वालिटी ऑफ सपोर्ट भी यहाँ पे दिया, तो ये तो सपोर्ट, क्वालिटी सपोर्ट एंड फैसिलिटेशन हो गया, तो सी का 1 हो गया, तो देखो सीधे सीधे थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे ठीक हो रहा है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इस पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ी सी गाइडेंस चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है। कुछ क्वेश्चन तो आप रीड करके भी सॉल्व कर लोगे, मैंने पहले वाले भी क्वेश्चन आपको दिखाए थे जो 25 क्वेश्चन थे, उसमें से कुछ ऐसे थे कि अगर आप ध्यान से रीड करोगे तो क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। फिर देखो बी का 4 हो गया, परफॉर्मेंस अप्रेजल आपका 4 हो जाएगा, एन अप्रोच दैट मोटिवेट्स द ड्राइविंग फोर्स फॉर एनी डिजायर्ड बिहेवियर, ठीक है। और आपका डी का हो जाएगा 3, वैलेंस ऑफ रिवॉर्ड। वैलेंस ऑफ रिवॉर्ड का क्या मतलब होता है कि एक एथलीट किस अवार्ड की अपेक्षा करता है, कि उसको कौन सा अवार्ड दे दो तो उसको अच्छा लगेगा और वो और ज्यादा खुश हो जाएगा, तो वही देखो यहाँ पे लिखा है, एन अप्रोच दैट टेक्स केयर ऑफ द चॉइस ऑफ एथलीट बाय अवॉर्डिंग देम व्हाट इज डिजायर्ड और एक्सपेक्टेड बाय एन इंडिविजुअल, तो वही बात यहाँ पे आपकी लिखी हुई, ठीक है। हिंदी में भी आप रीड कर सकते हो, आपके पास पेपर में दोनों ऑप्शन होते हैं, ठीक है। हालांकि मेरे ख्याल से इस बार जो आपका पेपर आया था 2025 वाला, उसमें आपको एक ही ऑप्शन मिलता है, या तो इंग्लिश या तो हिंदी, और ये जो ऑप्शन होता है ये आप अपने फॉर्म्स में डालते हो, जब आप फॉर्म फिल करते हो तो आप उसमें फिल कर देते हो, या तो इंग्लिश में ऑप्शन चाहिए या तो हिंदी में चाहिए। हालांकि इस बार हो सकता है चेंज हो, फिर आप जब क्लासेस में रहोगे तो मैं आपसे डिस्कशन करूंगा इन सब बातों पे, और फिर हम देखेंगे कि फॉर्म में क्या ऑप्शन आपके आए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। Which of the following statements are true? आउटडोर स्पोर्ट्स आर प्राउड लेजेसी ऑफ ऑस्ट्रेलियन कल्चर, बहुत ध्यान से रीड करना, आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आउटडोर स्पोर्ट्स जो है वो ऑस्ट्रेलियन कल्चर की बहुत प्राउड लेजेसी है, बहुत ज्यादा उस पर लेगेसी है, बहुत ज्यादा उस पर प्राउड फील करते हैं, ठीक है। योगा इज अ प्राउड लेगेसी ऑफ इंडिया, ये तो हमें पता है ना, देखो बी तो हमें पता है, योगा जो है वो इंडिया में काइंड ऑफ ओरिजिनेट हुआ था और ये हम बहुत उसके ऊपर प्राउड है, तो बी तो सही हो गया। बी सही है तो ये ऑप्शन काट दो और ये ऑप्शन काट दो, ठीक है, ये नहीं होंगे। अब ए डी या ए बी में से कोई सही ऑप्शन है, सी भी आपका सही नहीं है, ए बी और ए डी, ठीक है, ए ऑप्शन बच गया। मार्शल आर्ट इज अ प्राउड लेजेसी ऑफ जर्मनी, अब ध्यान से सोचो कि मार्शल आर्ट जर्मनी में होता है, मार्शल आर्ट आपने कहाँ सुना है, जापानीज में, जापान में सुना होगा। जो एशियन कंट्रीज हैं, जो हमारी नॉर्थ एशियन कंट्रीज हैं या ईस्टर्न एशियन कंट्रीज हैं जो ऊपर के साइड है, चाइना हो गया, जापान हो गया, कोरिया हो गया, आपने मार्शल आर्ट थोड़ा सा वहां से सुना होगा ना, ब्रूस ली, जैकी चैन सब कहाँ के थे, वहां के थे। तो इसको भी आप एलिमिनेट अगर कर दोगे तो जिम्नास्टिक इज द प्राउड लेगेसी ऑफ रोम, तो ये एकदम फैक्ट ठीक है। जब मैं आपको थोड़ी थोड़ी हिस्ट्री बताऊंगा ना ग्रीस के बारे में, जहां से ओलंपिक शुरू हुए थे पुराने जमाने में, फिर रोम आया, फिर थोड़ी सी जर्मनी आई, फिर स्वीडन आया, जब इन सब के बारे में थोड़ी थोड़ी हिस्ट्री बताऊंगा तो ये टॉपिक आपका बहुत ईजिली क्लियर हो जाएगा। तो इसका जो आंसर है दैट इज बी एंड डी, तो सेकंड आपका यहाँ सही हो जाएगा, ए भी हम यहाँ पे गलत इसको मान लेंगे, ठीक है। तो जिम्नास्टिक जो है वो रोम में बहुत अच्छी तरीके से डेवलप हुआ था, इसीलिए हम लोग इसको भी मानते हैं, ठीक है। हिंदी वाले रीड कर सकते हो आप लोग इसको। Which of these are potential sociological obstacles that may interfere with women's sports participation? आपसे पूछा है कि इन चारों ऑप्शन में से सामाजिक बाधाएं कौन सी हैं जो कि महिला खिलाड़ियों को फेस करना पड़ता है। अब अगर आप देखोगे इसमें तो आपको सिर्फ सोशियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स देखनी है, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेशली डिजाइन फॉर वुमेन, लैक ऑफ पेरेंटल सपोर्ट की पेरेंट सपोर्ट नहीं करते, मिस बिहेवियर या फिर हैरेसमेंट होता है उनके साथ, या फिर मेल डोमिनेंट सोशल कल्चर हमारे यहाँ फॉलो होता है जिसकी वजह से वुमेन के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता। अब अगर आप देखोगे तो क्या ये कोई सोशियोलॉजी से रिलेटेड है? इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया,
तो इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या सोशियोलॉजी से रिलेटेड है? नहीं, ये तो इक्विपमेंट से रिलेटेड हो गया ना। तो आपका देखो पेरेंटल सपोर्ट, तो ये सोशियोलॉजी से रिलेटेड है। मिसबिहेवियर हैरेसमेंट, ये भी भाई सामाजिक तौर पे ही होगा। मेल डोमिनेंट सोशल कल्चर, ये तो सीधे सीधे बोल रहा है कि सामाजिक तौर पे जो मेल्स हैं उनका डोमिनेंस ज्यादा रहता है। तो सही आंसर क्या हो गया? बी सी डी। बी सी डी आप यहाँ पे टिक कर दोगे, ठीक है। चलो, ये भी देखो एक ऐसा क्वेश्चन था जो आप अपने दिमाग से सॉल्व कर सकते थे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स बॉडी बैलेंस इज एन इंपॉर्टेंट मोटर परफॉर्मेंस फैक्टर? इनमें से कौन सा वो फैक्टर है जिसमें बॉडी बैलेंस की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है? एलिमिनेट कर दो, बेस्ट है। चेस में बैलेंस की जरूरत है क्या? चेयर पे बैठे बैठे ऐसे मैग्नस कार्लसन और विश्वनाथ आनंद ऐसे गिरते रहते हैं क्या? नहीं गिरते हैं ना। इनको बैलेंस की इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं है ना। बॉडी बैलेंस की बात हो रही तो इतना जरूरत नहीं है। मेंटल बैलेंस की तो भले ही जरूरत है, बट बॉडी बैलेंस की नहीं है। बी गलत होगा, तो बी देखो इसमें काटो, बी देखो इसमें काटो, बी इससे काटो, ए सी डी आपका सीधे सीधे सही ऑप्शन हो गया। जिम्नास्टिक्स में बिल्कुल जरूरत पड़ती है। डिफेंसिव पोजीशन रेसलिंग बिल्कुल जरूरत पड़ती है भाई। अगर आप रेसलिंग में डिफेंस पोजीशन में नहीं रहोगे, आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ आपका इक्विलिब्रियम जो है वो मेंटेन नहीं रहेगा, तो क्या होगा? आप गिर जाओगे, सामने वाला आपको गिरा देगा। तो बॉडी बैलेंस यहाँ भी चाहिए। और डाइविंग में भी आपको बॉडी बैलेंस चाहिए। जब आप स्विमिंग कर रहे हो, तो जब आप डाइव कर रहे हो पानी के अंदर, तो यहाँ पे भी बॉडी बैलेंस आपको चाहिए होता है। या फिर सिंपल अगर आप कैच लेने के लिए भी डाइव कर रहे हो, तो भी बॉडी बैलेंस का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है। चलो, हिंदी में भी चाहो तो इसको आप रीड कर सकते हो। Arrange the following steps involved in administration of the 50-yard sprint test in a sequential order starting from first to last. बहुत दिमाग से इसको सॉल्व करना। 50 यार्ड का एक टेस्ट हो रहा है, ठीक है। स्प्रिंट टेस्ट, स्प्रिंट मतलब पता है आप लोग को, जब हम बहुत पूरी पावर लगा के स्पीड से भागते हैं। तो ये एक 50 यार्ड का टेस्ट हो रहा है और आपको यहाँ पे अरेंज करना है कि किस तरीके से आपके सीक्वेंस होंगे। अगर आप इमेज की मदद से समझना चाहो तो आप यहाँ पे देखो। सबसे पहले देखो क्या होगा, बेसिक तरीके से अगर हम देखें तो एक जो एथलीट होगा वो स्टार्टिंग लाइन पे पहुंचेगा, ठीक है। पहुंच गया स्टार्टिंग लाइन पे, फिर वो पोजीशन में आएगा और फिर उसको क्या बोलेगा, सामने से कमांड आएगा गो का या विसल होगी और फिर वो रनिंग करना शुरू कर देगा। इसके बाद क्या होता, इसके बाद आपकी आती सीधे फिनिशिंग लाइन, है ना। जब एक बार उसने दौड़ना शुरू कर दिया, फिर उसके बाद तो फिनिशिंग लाइन ही आएगी। ये तो सिंपल सा हो गया। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो देखो, सब्जेक्ट्स टेक स्टार्टिंग पोजीशन, हिंदी वाले बिल्कुल देख लो, नाराज नहीं मत होना मुझसे भाई कि मैं हिंदी का नहीं दिखा रहा। प्रतियोगी प्रारंभिक स्थिति लेता है, यानी कि वो स्टार्ट पोजीशन पे पहुंचेगा। बी दिया है प्रतियोगी अंतिम रेखा को पार करते हैं, तो ये तो देखो बात की बात होगी, अंतिम रेखा वाली, ठीक है। वार्म अप करते हैं, वार्म अप कितना इंपॉर्टेंट है, हमको हमेशा करना चाहिए। और कब करते हैं? किसी इवेंट के पहले करते हैं, ये भी हमें समझ में आ गया। गो कमांड पर टाइमर अपनी स्टॉप वॉच शुरू करता है। अब देखो बहुत ईजी बन गया क्वेश्चन आपके लिए, क्योंकि मैंने आपके इसको इजी तरीके से रीड कर दिया। वार्म अप देखो सबसे पहले ही होगा हमेशा, है ना। आप रेस के दौरान या रेस के बाद तो वार्म अप करोगे नहीं, तो ये तो आपका हो गया 1। सी देखो कहाँ कहाँ है, 3 में सी सबसे पहले है, तो इस ऑप्शन को काटो। फिर एक चीज मैंने आपको क्या बताई, सब्जेक्ट्स क्रॉस द एंड लाइन, सब्जेक्ट्स हमेशा लास्ट में तो एंड लाइन क्रॉस करेंगे। तो बी देखो, क्या इसमें लास्ट में बी नहीं है? नहीं है, तो ये ऑप्शन भी काटो। अब इन दोनों में से आपका एक सही आंसर होगा। तो वार्म अप सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट्स टेक स्टार्टिंग पोजीशन, तो ये हो गया सेकंड। फिर एट द कमांड ऑफ गो टाइमर स्टार्ट्स द रिस्पेक्टिव स्टॉप वॉच, और रनर्स जो होंगे भागना शुरू कर देंगे। और लास्ट में हमारा क्या आ गया, क्रॉसिंग द लाइन। तो क्या ऑप्शन हो गया हमारा, सी, ए, डी और बी। सी ए डी बी कहीं है? बिल्कुल थर्ड ऑप्शन है। तो सी ए डी बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो गया, ठीक है। चलो देखो, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और यकीन मानो कि ये जो क्वेश्चंस है ना, ये बड़े बड़े एग्जाम्स में आज भी पूछा जाता है और ये आपके में भी डाल दिया गया, ठीक है। तो बहुत ज़रूरी है इस बार कि आप सही गाइडेंस के साथ पढ़ो, सही नोट्स के साथ पढ़ो। नोट्स आपको मिल जाएंगे क्लासेस में, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। मैं बार बार आपके टेस्ट लूंगा, डिस्कशन करूंगा, ताकि ये चीज़ें आपसे गलत ना हो। और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपको ऑल इंडिया रैंक 1 पहुंचाएंगे। लास्ट ईयर जिन्होंने कंसर्न करी, क्लासेस में ध्यान दिए, सवाल पूछे, उनके क्वेश्चन से सब भी ठीक हुए थे, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं इनका भी आइडिया हम लेके चल रहे थे, क्योंकि हमें साइकोलॉजी पढ़नी थी। तो ये सारी चीज़ें साइकोलॉजी के अंदर ही आपकी आती हैं, ठीक है। चलो इसकी मदद से मैं आपको समझाता हूँ। देखो ये क्या है, ये बेसिकली हमारा एक मोटिवेशन साइकिल होता है, ठीक है। मोटिवेशन साइकिल का मतलब कि एक इंसान किस तरीके से प्रेरित होता है। अब मोटिवेशन के देख लो, आपके 2-3 क्वेश्चंस आपको अभी से दिख गए ना, तो मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखो क्या होता है, किसी इंसान के पास नीड होती है, हमको ज़रूरत होगी ना। अगर हम मोटिवेट हो रहे हैं किसी चीज़ के लिए, तो सबसे पहले क्या होगा भाई, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है, हमें किसी चीज़ को करना है ना। हमें कोई चीज़ पानी है, हमें कुछ चाहिए, हमें इंडिया के लिए मेडल जीतना है, तो ये क्या हमारी नीड है, ज़रूरत है, ठीक है। सबसे पहले नीड आएगी, फिर आएगी ड्राइव। ड्राइव का मतलब क्या होता है, जो हम नॉर्मल ड्राइव समझते हो ना, गाड़ी चलाना, बस वैसे इसको समझ लो कि हम अपनी ज़रूरत के लिए अब ड्राइव करना शुरू कर देते हैं। हम शुरुआत कर देते हैं कि भाई हमें अब अपनी चीज़ को पाना है, तो हमें कुछ उसके लिए करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, भागना पड़ेगा। तो इसके बाद आया ड्राइव। फिर आपका आएगा अराउजल, फिर उत्तेजना पैदा होगी शरीर में, उत्तेजित हो गया आप कि यार मुझे करना है, मेहनत कर रहा हूँ, मैं करके रहूँगा, मुझे कुछ किसी भी तरीके से इसको अचीव करना है। फिर इसके बाद जब ये तीनों चीज़ें आपके अंदर आ चुकी हैं, अब आप क्या करोगे, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। अब अपने गोल की तरफ आप फोकस करके, आपका जो उद्देश्य है, जिस चीज़ को आप पाना चाहते हो, जैसे हमारे केस में मेडल था, हम उसके लिए अब अपना बिहेवियर शुरू करेंगे, हम मेहनत करना शुरू करेंगे, हमें उसको करना है, दिन रात मेहनत करेंगे। फिर आपका आएगा अचीवमेंट। अब हमने क्या किया, मेडल को पा लिया, हमें मेडल मिल गया।
जो अचीव करना था अचीव कर लिया। फिर होगा आपका रिडक्शन ऑफ अराउजल, यानी कि ये जो अराउजल, जो उत्तेजना यहाँ पे पैदा हुई थी कि हमें मेडल जीतना है किसी भी तरीके से, मेडल मिलने के बाद वो थोड़ी सी आपकी कम हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से जो मोटिवेशन साइकिल है हमारी चलती है। क्वेश्चन आपसे देखो यही पूछा गया था, इनको अरेंज करना था। तो सबसे पहले रिडक्शन ऑफ अराउजल, अचीवमेंट, नीड एंड ड्राइव, अराउजल एंड गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। तो बहुत आराम से आप समझ जाओगे। सबसे पहले क्या होगा, हमें किसी चीज़ की जरूरत पड़ेगी, नीड एंड ड्राइव, तो सी आपका सबसे पहले आएगा। फिर नीड एंड ड्राइव के बाद क्या था, अराउजल आएगा, तो फिर देखो अराउजल आ गया हमारा अगला। ठीक है, ये हो गया नंबर 2। फिर क्या होगा, फिर हम किसी चीज़ को अचीव कर लेंगे, और लास्ट हमारा क्या था, रिडक्शन ऑफ अराउजल, कि हमारा जो अराउजल है वो दब गया, कम हो गया, क्योंकि हमने अच्छा अपना अचीवमेंट कर चुके। तो क्या आंसर हो जाएगा, सी डी बी ए। तो सी डी बी ए कहीं है, नंबर 1 आपका ऑप्शन है। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी ठीक हो जाता। ठीक है, हिंदी वाले रीड करो, पॉज करो या स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, अरेंज द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इंजरी स्टार्टिंग फ्रॉम हेड टू टो विद रिस्पेक्ट टू द प्लेस ऑफ इंजरी ऑन द ह्यूमन बॉडी। आपको एक ह्यूमन बीइंग के सर से लेके उसके, सॉरी थोड़ा सा एलियन जैसा बन गया बट ठीक है, उनके पैर तक का इंजरीज को इन सीक्वेंस में लगाना है। अब टीबियल स्प्रेन, ग्रॉइन मसल पुल, ह्यूमरस डिसलोकेशन, कंट्यूजन, ये जितनी हमारी ये इंजरीज है इनको हम अपने इंजरी वाले पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी इतनी इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप इन सबको भूल जाओ, ये नहीं, ये नहीं और ये नहीं। आपको जिन चीज पे ध्यान देना है वो है टीबिया, ग्रॉइन, ह्यूमरस और क्रेनियम। ये क्या होता है, इनके हिसाब से आपको इनको हेड टू टो में अरेंज करना है। इमेज अगर मैं आपको दिखाऊं, ध्यान से देखो। जो हमारा क्रेनियल होता है ना, क्रेनियम होता है, वो कहाँ होता है, हमारे सर में होता है। ये हमारे सर की एक बोन होती है, क्रेनियम। ठीक है, या क्रेनियल, जो भी आप बोलना चाहो उसको आप बोल सकते हो। फिर हमारी आती है ह्यूमरस। ह्यूमरस जो होता है ना, वो हमारी ये वाली हड्डी होती है, जो हाथ की हड्डी आपको दिख रही है, एक मिनट आपको विजिबल है, ये जो हाथ की हड्डी हमारी होती है ना, ये हमारे शोल्डर जॉइंट होता है, जो बहुत ज़्यादा डिसलोकेट होता है। जो क्रिकेटर्स होंगे या फिर वॉलीबॉल प्लेयर्स होंगे, उनको पता होगा कि कितना ज़्यादा यहाँ पे पेन होता है, डिसलोकेट हो सकता है, ये हड्डी हमारी बाहर आ सकती है हमारे शोल्डर से। तो ये जो हड्डी होती है यहाँ वाली, इसको हम लोग ह्यूमरस बोलते हैं। इसके बाद आप जो नीचे देख सकते हो, ये क्या है, ये होती है ग्रॉइन बोन। जो आप सेंटर में देख रहे हो, आपने देखा होगा मेरी ग्रॉइन पुल हो गई, क्योंकि आपने सही से वार्म अप नहीं किया। बेसिकली जो फुटबॉल जैसे गेम्स होते हैं, यहाँ पे लेग का बहुत मूवमेंट होता है, थाइस का काम होता है, वहाँ पे अगर आप सही तरीके से वार्म अप नहीं करोगे तो ये पुल हो जाती है। इवन जो ट्रैक के रनर्स होते हैं उनको भी ये ग्रॉइन पुल का इशू होता है। और फिर आप जो नीचे देख सकते हो, नी के थोड़ा सा नीचे, ये आपकी टीबिया बोन होती है। ठीक है, अब समझ में आ गया। सबसे ऊपर क्या है, फीमर हड्डी यहाँ पे है, फिर आपका यहाँ शोल्डर है जिसमें हमारी ह्यूमरस बोन है, फिर हमारी ग्रॉइन है, और फिर हमारी टीबिया बोन है। ठीक है, जो कि फीमर बोन के नीचे होती है। ये सारे फैक्ट्स भी मैं आपको क्लास में बताऊंगा। अब अगर आप देखोगे तो सबसे ऊपर देखो क्या आ जाएगी, क्रेनियम आ जाएगी, क्योंकि ये सबसे सर पे थी, हेड पे थी। उसके बाद फिर हमारा ह्यूमरस बोन आ जाएगी, जो कि हमारी शोल्डर वाली थी, नंबर 2। फिर ग्रॉइन आ जाएगी, जो कि हमारे ग्रॉइन एरिया में थी, एब्डोमेन से थोड़ा नीचे थी, तो नंबर 3। और टीबिया जो थी वो सबसे नीचे हमारे पैर में हो गई। तो जस्ट उल्टा दिया है, डी सी बी ए, तो डी सी बी ए देखो आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर बोला होता कि भाई टो से हेड बताओ, तो फिर आपका क्या आंसर हो जाता, सबसे नीचे, फिर ए बी सी डी आपका सही आंसर हो जाता। तो कुछ नहीं है, बेसिक हड्डियां हैं, बेसिक मसल्स हैं, इनके बारे में हम क्लासेस में देख लेंगे। अगली बार ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बहुत इजीली कर पाओगे, क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आपको लग रहा है कि हड्डियों के नाम याद करने पड़ेंगे, मसल्स के नाम याद करने पड़ेंगे, तो देखो ये बहुत ही मेजर बोन्स और मेजर मसल्स हैं। जो बड़े पेपर्स होते हैं फिजिकल एजुकेशन के, उसमें बहुत माइनर मसल्स के नाम आते हैं जो जनरली लोगों को पता भी नहीं होते। तो ये बहुत ईजी है, थोड़ा सा एफर्ट करेंगे और इसको भी हम लोग क्लासेस में याद कर लेंगे। ठीक है, चलो हिंदी वाले देख सकते हो आप ये। ठीक है, ये आपका हिंदी का क्वेश्चन है। अब देखो आपके आए थे पैराग्राफ के 2 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चंस, 5+5 आपके 2 पैराग्राफ यहाँ पे आए थे, जो कि फ्री में आपको नंबर देके जा रहे थे। हालांकि इन पैराग्राफ्स की प्रैक्टिस मैं आपको क्लासेस में कराऊंगा, ताकि आप लोग टाइम यहाँ पे सेव कर पाओ। जिन लोगों को आदत नहीं होती है रीडिंग की, इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही आए थे, तो टेंशन मत लेना। जिस भी लैंग्वेज आप चूज करोगे, इंग्लिश के लिए ये था और हिंदी के लिए सेम पैराग्राफ पूरा हिंदी में आया था। तो आपकी इसकी रीडिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। इस बार मैं आपको पैराग्राफ की भी प्रैक्टिस कराऊंगा। मैं अपनी तरफ से कुछ आपको पैराग्राफ्स दूंगा और अच्छे लेवल के दूंगा, ताकि आप उसको सॉल्व करो। देखो फटाफट मैं आपको सॉल्व कराता हूँ। क्वेश्चन देखो कितने ईजी आए थे, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैक्सिमम एक्सप्लोसिव पावर सिंगल मैक्सवेल कॉन्ट्रैक्शन विद बोथ लेग्स इज मेजर्ड विद, किससे मेजर करते हैं ये आपसे पूछा है। अगर आप मैं आपको पैराग्राफ में दिखाऊं तो मैंने मार्क करके रखा है टाइम बचाने के लिए। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है विद डायनोमीटर। ठीक है, कैसे लिखा है, एक्सप्लोसिव पावर सिंगल मसल कॉन्ट्रैक्शन विद बोथ लेग्स विद अ डायनोमोमीटर। तो सीधे सीधे आप देखोगे तो आपको सेकंड लाइन में इसका आंसर मिल गया, जो कि है डायनोमोमीटर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आप देखो, व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ डिक्रीज इन एक्सप्लोसिव पावर बाय द एंड ऑफ द मंथ, महीना खत्म होते होते। एक्सप्लोसिव पावर क्या होती है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या होती है, सारी चीजें मैं क्लास में बताऊंगा। अभी बस इतना देखो। तो ये देखो यहाँ लिखा है मैक्सिमम एक्सप्लोसिव पावर वाज रिड्यूस्ड बाय 30% आफ्टर 1 मंथ। ठीक है, एंड बाय 45% आफ्टर 6 मंथ। तो ये तो पूछा नहीं हमसे, 30% का पूछा था या 1 महीने का पूछा था, तो वो क्या हो गया आपका 30%। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द डिक्रीमेंट आफ्टर फ्लाइट डिड नॉट वर्सन विद इंक्रीजिंग फ्लाइट। ये सीधे सीधे जो लाइन है आपको इसमें मिल जाएगी। ठीक है, विद इंक्रीजिंग फ्लाइट यहाँ पे आप रीड करोगे तो देखो, द डिक्रीमेंट आफ्टर फ्लाइट डिड नॉट वर्सन विद इंक्रीजिंग
इंक्रीजिंग फ्लाइट ड्यूरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका इंक्रीजिंग फ्लाइट ड्यूरेशन जो होगा ये आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। सेकंड लास्ट देख लेते हैं इसका। एक ही पैराग्राफ से 5 क्वेश्चन, तो देखो कितना इजी हो गया। द इफेक्ट्स ऑन इन फ्लाइट डायनेमिक एक्सरसाइज ड्यूरिंग शटल मिशंस ऑन इंप्रूविंग एक्सरसाइज रिस्पॉन्सेज आफ्टर फ्लाइट वाज इवैल्यूएटेड ऑन। अब सीधे सीधे पूछा है, आप इसमें से टर्म्स देख लो, ठीक है, कि क्या आपको पैराग्राफ में मिलता है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि जो आपका मिशन इंप्रूविंग रिस्पॉन्सेज आफ्टर फ्लाइट वाज इवेल्युएटेड ऑन 30 शटल क्रू मेंबर्स, 30 शटल क्रू मेंबर्स के ऊपर इसको किया गया था। आप ऑप्शन में जाओगे तो देखो ऑप्शन नंबर 2 आपको कह रहा है 30 शटल क्रू मेंबर्स, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन देख लो, इवन मॉडरेट वॉल्यूम्स ऑफ विच एक्सरसाइज रिड्यूस द एक्सरसाइज हार्ट रेट रिस्पॉन्स आफ्टर फ्लाइट, ठीक है। तो इसका आप आंसर देखोगे तो आपको दिख जाएगा इन फ्लाइट डायनेमिक एक्सरसाइज, मुझको जस्ट उसके नीचे दिख गया था पहले से, क्योंकि मैंने मार्क भी करके रखा है टाइम बचाने के लिए। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है इवन मॉडरेट वॉल्यूम्स ऑफ इन फ्लाइट डायनेमिक एक्सरसाइज रिड्यूस द एक्सरसाइज हार्ट रेट रिस्पॉन्स आफ्टर फ्लाइट, ठीक है। हिंदी में भी अगर आप देखोगे तो आपको यही सारे क्वेश्चन इसी तरीके के मिल जाएंगे। एक क्वेश्चन में रीड कर देता हूँ। अधिकतम विस्फोटक ताकत दोनों पैरों के साथ एकल अधिकतम संकुचन को इसके साथ मापा जाता है। तो डायनोमीटर आंसर था। आप यहाँ पे भी पैराग्राफ में देखोगे तो देखो यहाँ पे आपको दिया होगा डायनोमीटर के साथ अधिकतम विस्फोटक ताकत को नापा जाता है, ठीक है। ये आपको देखो यहाँ पे दिया हुआ को मापा जाता है ना। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। इस पेपर में एक पैराग्राफ और है जो यार देखो आपका नीचे दिया हुआ है। इस पैराग्राफ को, इस पूरे पेपर को मैं अपलोड कर दे रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। ऐप में अंदर आप जाओ, वहाँ पे इस क्वेश्चन को आप रीड कर सकते हो। और आपके लिए जो हम मिनी मॉक टेस्ट बना रहे हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसको आप एक्सेस कर सकते हो, वो भी जाओ आराम से जाके उनको देखो, उनको सॉल्व करो, उनसे आपकी प्रैक्टिस होगी, थोड़ा सा आप नॉलेजेबल होगी। और साथ ही साथ 15 तारीख से हमारी जो क्लासेस शुरू होंगी उसमें तो फिर आप हमारे साथ जुड़ जाओगे और अपनी तैयारी को वहाँ पे शुरू कर दोगे, ठीक है। तो जो भी फ्री चीज़ है उनका फ़ायदा उठाओ, अभी जाओ ऐप को डाउनलोड करो, साइन अप करो। कोई भी आपका डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो, आपको आपका जवाब यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। चलो ध्यान रखो अपना, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। और क्लासेस जो जल्दी शुरू होने वाली उसमें भी हम लोग जल्दी से मिलेंगे। गुड नाइट एवरीवन, ध्यान रखो।